कैसे दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में से एक यह एयरलाइन पूरी तरह बर्बाद हो गई। एक खिले में एक ही सुर में बोलेंगे हम है एयर इंडियन, हम है एयर इंडियन। कैसे नेशनलाइजेशन के नाम पर इस एयरलाइन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। वर्ष 1953 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एयरलाइन का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया। कैसे विजय माल्या ने सरकार के साथ मिलकर इस एयरलाइन को बर्बाद करने की साजिश रची। कैसे इस एयरलाइन का नेट लॉस 680 करोड़ से 16,000 करोड़ हो गया, कि इस एयरलाइन की बर्बादी के कारण बताने वाली जितेंद्र भार्गव की बुक बैन कर दी गई। और कैसे चंद लोगों के अनचेक पावर और लालच की वजह से भारत ने अपना यह महाराजा खो दिया। And there's no fuel. हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक समय में भारत की सबसे प्रीमियम एयरलाइंस में शुमार एयर इंडिया के पतन की, और जानेंगे कि कैसे सरकार ने इतनी प्रीमियम एयरलाइन को बर्बाद कर दिया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एयर इंडिया के पतन की कहानी को गहराई से समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो एयर इंडिया की कहानी शुरू होती है 1932 में, जब JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। शुरुआत में टाटा एयरलाइंस के नाम से चलने वाली यह कंपनी कराची और बॉम्बे के बीच में हवाई मेल सेवाएं प्रोवाइड करवाती थी। 1946 तक इसे एयर इंडिया के रूप में रिब्रांडिंग किया गया। JRD टाटा की प्रोफेशनल अप्रोच और डेडिकेशन की वजह से एयर इंडिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसका लग्जरी ट्रेवल एक्सपीरियंस, वर्ल्ड क्लास फूड और इसका आइकॉनिक इंटीरियर इतना पॉपुलर था कि सिंगापुर एयरलाइंस जैसी एयरलाइंस भी इससे इंस्पिरेशन लेती थी। उस समय इतनी खासियत होने के कारण एयर इंडिया भारत की संस्कृति और उसकी समृद्धि का एक आइकॉनिक सिंबल बन गई थी। लेकिन फिर देश आजाद होता है और आजादी के बाद जिन नेताओं को हमने चुना था, उनके फैसलों ने समृद्ध एयरलाइंस की बर्बादी की नींव रखना शुरू कर दी। हुआ कुछ ऐसा कि 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश भर की सभी एयरलाइंस का नेशनलाइजेशन करने का निर्णय लिया। इन एयरलाइंस में एयर इंडिया भी शामिल थी। नेहरू जी के इस डिसीजन से JRD टाटा बिल्कुल नाखुश थे, और उनका नाखुश होना सही भी था, क्योंकि उनकी बनाई एयरलाइंस को बिना उनकी परमिशन के सरकार टेक ओवर कर रही थी। हालांकि सरकार के फैसले के बाद भी कई सालों तक एयर इंडिया प्रोग्रेस करता रहा, क्योंकि सरकार ने एयर इंडिया के टेक ओवर के बाद भी JRD टाटा को ही उसका चेयरमैन बनाए रखा था, और पूरी कंपनी पहले की तरह प्रोफेशनल्स के हाथों से ही चलाई जा रही थी। लेकिन फिर 1 फरवरी 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने JRD टाटा को बिना कोई फॉर्मेलिटीज और रिस्पेक्ट के एयर इंडिया के चेयरमैन के पद से हटा दिया, जिसके बाद एयर इंडिया में मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगी, क्योंकि JRD टाटा के अंडर में केबिन क्रू ट्रेनिंग और इन फ्लाइट सर्विस एयर इंडिया की टॉप प्रायोरिटी हुआ करती थी। एयर इंडिया में उड़ान भरने का सफर आज के एमिरेट्स में सफर करने जैसा था, पर मैनेजमेंट चेंज होने के बाद केबिन क्रू के रिक्रूटमेंट और उनकी ट्रेनिंग दोनों में ढिलाई आने लगी, और इन सब का सीधा असर पड़ा एयर इंडिया की सर्विसेज पर, जिससे एक्सपेंसेस लगातार बढ़ने लगे, और दूसरी तरफ एयर इंडिया के लॉयल ट्रेवलर्स भी दूसरी एयरलाइंस को चुनने लगे। पर एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन और JRD टाटा का कंपनी से हटना, ये सब जो 2004 में एयर इंडिया के साथ हुआ, उसके हिसाब से उसकी प्रोग्रेस में महज एक माइनर ब्रेक था। अब आप सोचोगे 2004 में ऐसा क्या हो गया था? तो देखिए, 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में शरद पवार की पार्टी NCP के प्रफुल्ल पटेल को मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बनाया गया। उस वक्त भारत में जेट एयरवेज और एयर डेक्कन 2 प्रमुख एयरलाइंस थी, और इसी बीच अगले साल एंट्री हुई विजय माल्या की किंगफिशर की। वेलकम अबॉर्ड किंगफिशर एयरलाइंस। और ये किंगफिशर ही एयर इंडिया को बर्बाद करने में की रोल प्ले करने वाली थी। देखिए, भारत में एविएशन सेक्टर काफी क्लोज कंपटीशन और लो मार्जिन सेक्टर है, और इसकी कई सारी वजह है, जैसे हाई प्राइस ऑफ ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इसके साथ ही उस समय भारत में एविएशन सेक्टर में कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस भी थी। लेकिन किंगफिशर के विजय माल्या कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं थे। कॉम्पिटिटर्स को कैसे रास्ते से साफ करना है और गवर्नमेंट मशीनरी का कब और कैसे इस्तेमाल करना है, ये उनको बखूबी आता था। इसका एक एग्जांपल 2007 का इंसिडेंट है। तो हुआ कुछ ऐसा कि 2007 में कई इंटरनेशनल रूट्स जैसे कि चेन्नई सिंगापुर पर उड़ान के लिए इंडिया की ओर से सिर्फ 2 एयरलाइंस को परमिशन थी, और ये परमिशन भी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पास थी, यानी कि जेट एयरवेज और किंगफिशर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उस समय किंगफिशर के सामने एक और चैलेंज ये था कि इंडियन गाइडलाइंस के हिसाब से एयरलाइंस को इंटरनेशनल फ्लाई करने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी था। इसलिए इसके लिए 2 काम किए गए। पहला, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का मर्जर करके एक सिंगल एंटिटी बनाई गई, जिससे किंगफिशर के लिए स्पेस बन गया। दूसरा काम यह हुआ कि इंडियन एविएशन में उस समय एक और डोमेस्टिक कैरियर थी, वो थी कैप्टन गोपीनाथ की एयर डेक्कन, जो 5 साल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करती थी। तब विजय माल्या ने एक प्लान बनाया।
उन्होंने सिंप्लीफाई डेक्कन नाम की एक कंपनी रजिस्टर्ड की, जिसने एयर डेक्कन को एक्वायर किया, जिससे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिंप्लीफाइड डेक्कन को भी मिल गया। फिर सिंप्लीफाइड डेक्कन को रिब्रांड किया गया एज अ किंगफिशर रेड। अब आगे का रास्ता किंगफिशर रेड के लिए क्लियर था। मर्जर की वजह से इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए एक स्लॉट भी ओपन था और 5 साल का एक्सपीरियंस भी था। लेकिन मजे की बात यह है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी किंगफिशर रेड ने कभी इंटरनेशनल फ्लाइट लॉन्च ही नहीं की, बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट लॉन्च की महज 3 साल पुरानी किंगफिशर ने, और किसी ने छू तक नहीं की। फिर इन इंसिडेंट के 3 साल बाद किंगफिशर रेड, जिसे सिंप्लीफाइड डेक्कन और उससे पहले जिसे एयर डेक्कन कहा जाता था, उसको ही बंद कर दिया गया। इससे किंगफिशर को ना सिर्फ इंटरनेशनल परमिट मिला, बल्कि एक कॉम्पिटिटर भी रास्ते से साफ हो गया। लेकिन यह बात भी बड़े षड्यंत्र का एक छोटा पहलू थी। जी हाँ, 12 अक्टूबर 2009 को एयर इंडिया मैनेजमेंट से 5 सिटीज के एयरपोर्ट स्टेशन के मैनेजर को अपने अपने सेक्टर से एयर इंडिया के मैक्सिमम फ्लाइट्स को हटाने के इंस्ट्रक्शन आते हैं, और इन फ्लाइट्स को हटाने के बाद इनके स्लॉट्स को जेट एयरवेज और एतिहाद एयरवेज से रिप्लेस किया जाता है। इनफैक्ट अकेले 2009 में एयर इंडिया ने 32 रूट्स जिन पर लोड फैक्टर 90% था, उनके ऑपरेशन को बंद कर दिया। यानी कि वो रूट्स जो एयर इंडिया के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल थे, उन्हें ही बंद कर दिया गया। इसी तरह एयर इंडिया की चेन्नई कोलंबो रूट को स्पाइस जेट से और कोलकाता बैंकॉक को किंगफिशर से रिप्लेस कर दिया गया। तो देखिए, एक तरफ तो एयर इंडिया के एक एक करके अपने सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रूट्स पर ऑपरेशन बंद हो रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे षड्यंत्र में पहले जो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का जो मर्जर करवाया गया था, उसका इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि 2007 में इंडियन एयरलाइंस का नेट लॉस की 280 करोड़ था, और उस समय उसके प्रोजेक्शन शो कर रहे थे कि जल्दी एयरलाइन फुल प्रॉफिट में आ जाएगी। वहीं एयर इंडिया का उस समय नेट लॉस 400 करोड़ था, यानी कि कंबाइंड लॉस 680 करोड़ था। लेकिन मर्जर के सिर्फ 3 साल बाद ही यह नेट लॉस बढ़कर 16,000 करोड़ हो गया। ये कितने कमाल की बात है कि जहां सरकारी एयरलाइंस का लॉस 680 करोड़ से 16,000 करोड़ हो गया, वहीं उस समय के एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल का नेटवर्थ 2009 में 79 करोड़ से बढ़कर 122 करोड़ हो गया, और यह सिर्फ उनकी डिक्लेयर नेटवर्थ थी। देखिए, एयर इंडिया के 16,000 करोड़ के नेट लॉस का मेन कारण यह था कि एयर इंडिया ने 24 और इंडियन एयरलाइंस ने 43 नए एयरक्राफ्ट के लिए मैनेजमेंट से अप्लाई किया था, यानी कि टोटल 67 एयरक्राफ्ट, और ये सभी रिक्वेस्ट एयरबस के एयरक्राफ्ट के लिए थी। पर मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल को ये नंबर बहुत कम लग रहे थे, इसलिए एयर इंडिया मैनेजमेंट ने 67 की जगह 111 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया, जिसमें से 67 एयरक्राफ्ट बोइंग के थे, जिनकी ना एयर इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी और ना ही इंडियन एयरलाइंस ने। लेकिन फिर भी बोइंग को यह ऑर्डर इसलिए दिया गया क्योंकि उस वक्त दिनेश केस्कर, जो बोइंग में काफी बड़ी पोस्ट पर थे, वो मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल के बहुत ही खास दोस्त थे। गौर करने वाली बात है कि जिस समय यह ऑर्डर दिया गया, उस समय एयर इंडिया का एनुअल टर्नओवर 7,000 करोड़ का था, और इस ऑर्डर की टोटल वैल्यू 32,000 करोड़ की थी। ये 32,000 करोड़ लोन पर लिए गए थे, और इस लोन पर एनुअल इंटरेस्ट था 6,000 करोड़ का, यानी कि 8 करोड़ रुपए डेली का इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को मिलाकर ये लॉसेस 2022 आते आते 70,000 करोड़ के हो गए, और इतने बड़े लोन के बोझ के साथ टाटा एंड सन्स ने एयर इंडिया को खरीदा था। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, टाटा सन्स ने एयर इंडिया की बोली जीत ली है। सूत्रों से बड़ी खबर, टाटा इंडिया ने एयर इंडिया की बोली जीती है टाटा सन्स ने। इतने पैसे में अगर टाटा चाहते तो विस्तारा जैसा एक और ब्रांड क्रिएट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एयर इंडिया को ही चुना, और वो भी सिर्फ उसके नाम के लिए, क्योंकि ये नाम उनके दादा ने बिल्ड किया था। खैर, वापस एयर इंडिया को बर्बाद करने वाले षड्यंत्र पर आते हैं, तो एयर इंडिया के लिए यूपीए गवर्नमेंट द्वारा इतने ज्यादा बुरे डिसीजन लिए जा रहे थे, जिससे कि एयर इंडिया का इंपॉर्टेंट इंटरनल डेटा भी लीक हो रहा था। जी हाँ, 2009 तक इंडियन एयरलाइंस का कॉल सेंटर ओमनिया इंटरनेशनल नामक एक फर्म रन किया करती थी, पर 2009 में मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल के ऑर्डर पर इंडियन एयरलाइंस का टेंडर इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज को दे दिया गया। ये वही कंपनी है जो इंडिगो एयरलाइंस की मेजर शेयर होल्डर है, यानी कि इंडियन एयरलाइंस की मेन कॉम्पिटिटर। इसी तरह 2007 में एयर इंडिया को अपने ऑपरेशन रीस्ट्रक्चर और कंपनी को एडवाइस करने के लिए 90 करोड़ की एक कंसल्टेंसी फर्म एसेंचर को हायर किया गया। इस एसेंचर कंपनी के यूनाइटेड ब्रिवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ क्लोज कनेक्शन थे, और यही यूनाइटेड ब्रिवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स किंगफिशर की ऑनर है, और इसी एसेंचर ने किंगफिशर को भी एयर डेक्कन को एक्वायर करने में कंसल्टेंसी दी थी। तो देखिए, इन सब से आपको समझ आ रहा होगा कि एयर इंडिया को बर्बाद करने का खेल इतने सालों से चल रहा था, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया को बचाने के लिए कुछ किया नहीं गया, ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स आए जिन्होंने एयर इंडिया को बचाने की कोशिश की। जी हाँ, वी सुब्रमण्यन, एडिशनल सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने एक बोर्ड मीटिंग में फ्लीट एक्विजिशन से रिलेटेड डेटा मांग लिया, और फिर इनका ट्रांसफर कर दिया गया, और फिर अगले ही दिन से वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अफेयर्स में काम करने लगता है। इसी तरह राजस्थान काडर के सुनील अरोरा के अंडर इंडियन एयरलाइंस ने ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखे, और उन्होंने भी जब एयरक्राफ्ट खरीदने के प्रोसेस पर सवाल उठाया तो उन पर भी सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी गई। उस समय
माइकल मैस्करेनस ने भी एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया था और एयर इंडिया के ऑपरेशन प्रॉफिट्स पर वो भी काम कर रहे थे, लेकिन इन पर भी कई फेक इन्वेस्टिगेशन ठोक दिए गए जो कि आज तक चल रहे हैं। शायद इसलिए फॉर्मर सिविल एविएशन सेक्रेटरी M.K. कौ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ एविएशन ऑफ इंडिया हैड बीन अ स्टोरी ऑफ शेमलेस एक्सप्लॉइशन एंड रूथलेस करप्शन। दोस्तों, आज 2024 में देखा जाए तो एयर इंडिया को खत्म करके जिन 2 एयरलाइंस को बिल्ड किया गया था वो ऑपरेशनल ही नहीं है। किंगफिशर के ओनर विजय माल्या के बारे में सब जानते हैं कि वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। वहीं उस वक्त के सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ किंगफिशर भी कहा जाता था, वो 2012 में सिविल एविएशन से मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री में चले गए थे और अभी कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में अजित पवार की एनसीपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए। तो देखिए, एयर इंडिया को बर्बाद करने में सबने पैसा कमाया, लेकिन इस सब में अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो थे टाटास, देश की जनता, और उन सबसे बढ़कर देश का नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आज तक देश को करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी।